बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है बैठक, जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत भी मौजूद हैं। इधर अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी की भी एक अहम बैठक चल रही है और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी बैठक हो रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या जानकारी, कितनी देर पहले बैठक शुरू हुई है? ये अब से तकरीबन 15 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। अहम बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक बातचीत होनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शरद पवार से भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में जो तीनों दलों के मुखिया है एक तरीके से, वो आपस में चर्चा करके इन दो बातों पर अंतिम फैसला करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है की राज्य इकाई है वो और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के राज्य के नेता हैं, तो दोनों ही ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा और सीटें कौन कितनी लड़े, इसको लेकर के एक अंतिम फैसला इस बैठक में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुमार, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर संसद भवन में भी ये महत्वपूर्ण एक बैठक बीजेपी की चल रही है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि संसद और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर कैसे आगे डील किया जाए, और साथ ही अब कांग्रेस और उद्धव गुट की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। और खबर यह है कि केंद्र सरकार सदन में वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर कल बिल पेश कर सकती है। इस मसले पर जिस तरह विपक्षी दलों का रुख दिख रहा है, इससे सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए इसे आम मुसलमानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता इस बिल को आम सहमति से सदन में पारित कराकर गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला और अनाथ मुस्लिम आदि को न्याय दिलाना है। अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भी भेज सकती है। इस बिल पर पिछले 2 महीने में सरकार ने लगभग 70 ग्रुप से विचार विमर्श किया है। बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है। वक्फ के पास देश में सबसे बड़ी चल और अचल संपत्ति है। बताया जा रहा है कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 195 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए थे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसमें झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। खबर यह भी है कि किसानों के मुद्दे पर इस बैठक में अहम बातचीत हुई है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या खबर? देखिए, जिस तरह से किसानों के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, खासतौर से जहाँ पर चुनावी राज झारखंड हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो। हरियाणा में और पंजाब के बॉर्डर पे अभी भी किसान जो है धरने पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं। कल भी किसानों से राहुल गांधी मिले थे, कुछ दिन पहले भी किसानों से मिले थे और उन किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का भरोसा दिया था। और कांग्रेस यहाँ पे प्लान कर रही है कि अगले सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल भी इस संबंध में लेकर आएगी। तो ऐसे में सरकार की और खासतौर से बीजेपी की क्या चुनावी रणनीति रहेगी, तमाम मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर इनकी बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाएगा। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि किसानों के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और तमाम जो फैसले और कदम उठाए गए उनसे सीधा किसानों को फायदा दिया जा रहा है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल है, मसलन कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो किसानों को भड़का रही है और उसमें राजनीति करी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसानों को लेकर जो भी जरूरी हित कदम होंगे सरकार उसको उठाएगी। जी, शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस बीच खबर यह है कि 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। टीवी 9 पर प्रशांत किशोर ने बताया पूरा फ्यूचर प्लान।
प्रशांत किशोर ने कहा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2025 में बिहार में सरकार बनाने का भी उन्होंने दावा किया है। नीतीश को अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने ये दावा भी किया है। राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को जीत की तरकीब बताने वाले प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। कभी हम लोगों ने देखा कि ये तथाकथित जंगल राज, कभी तथाकथित सुशासन, अब आप कह रहे हैं जनसुराज। ऐसे में आपकी पार्टी के लिए, जो पार्टी बनने वाली है, जो आपका अभियान है, अपने लिए क्या संभावना देखते हैं? बल्कि मैं तो ये पूछूंगा कि बिहार के लोग किसी विकल्प के लिए तैयार हैं भी कि नहीं? मैं लोगों को जनसुराज ये बता रहा है कि आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, जिस बात के लिए वोट दिया वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिला है, लेकिन मैंने गांव-गांव जाकर ये पूछा है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलो कि क्या तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? और 5300 से ज्यादा गाँव में 2 साल में जाने के बाद आज तक मुझे किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ना भैया हमने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो जनसुराज अभियान का जो पहला लक्ष्य है कि पहले लोगों को ये बताएं कि तुमको पढ़ाई रोजगार क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं कि तुमने लालू को दिया, कि नीतीश को दिया, कि मोदी को दिया, इसलिए कि तुमने कभी इस चीज के लिए वोट ही नहीं दिया। तो जनसुराज की जो सीख है कि आप वोट चाहे जिस किसी को दें, जिस विषय के लिए दे रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लोग को बात ये समझ में आती है कि ना भैया बात तो ये ठीक है, कहते भैया ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग इन तीनों को नहीं देना, ये लोग तो ठगा है, विकल्प होना चाहिए। आपने कहा बदलाव के लिए क्या तैयार रह गया? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा लोग बिहार में आज बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं। वो चाहे भाजपा का समर्थक है, राजद का है, नीतीश का है चाहे किसी का समर्थक, बदलाव सब चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो जनसुराज चाहते हैं, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप किसी भी गांव में जाके रैंडम 10 लोगों से बात कीजिए। लेकिन आप उनकी चाहत को कैसे? नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। बदलाव सब चाहते हैं कि भैया बिहार बहुत हो गया, 30-32 साल कितना दिन देखेगा, बदलाव होना चाहिए। अब मुसीबत है कि भाई वो बदलाव कौन करे, कौन विकल्प बने? प्रशांत किशोर बने, कोई व्यक्ति बने, कोई परिवार बने, कोई जाति समूह बने, कोई धर्म बने? हमने कहा नहीं, जिसको बदलाव चाहिए वो सब आदमी साथ में आओ, दल बनाओ। तो लोगों ने कहा भैया ये तो ठीक है, लेकिन हमको तो ये समझ नहीं है राजनीति का, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, पैसा कैसे आएगा, पार्टी कैसे चलेगा। तो हमने कहा भाई यही काम तो हम जीवन भर करते रहे हैं। दलों को हम यही बताते थे कि तुम अपना संगठन कैसे बनाओ, चुनाव प्रचार कैसे करो, उम्मीदवारों का चयन कैसे करो, भाषण क्या दो, क्या नारा लगाओ, क्या स्लोगन दो, क्या मैनिफेस्टो बनाओ। तो काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं दलों के लिए, नेताओं के लिए कर रहा था, अब मैं ये काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं कि भाई आप साथ में आओ, दल बनाओ और हम आपकी मदद करेंगे, आप चुनाव जीत जाओगे। 2 तारीख को जो दल बन रहा है वो प्रशांत किशोर नहीं बना रहे, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हो रहे हैं। वो बिहार के 1 करोड़ लोग आकर, जब ये अभियान 2 साल चला, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बात को साइन कर चुके, अपना सारा क्रेडेंशियल सबमिट कर चुके कि भैया विकल्प बनाने के लिए मैं जुड़ना चाहता हूं। 1 करोड़ लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं और वही लोग मिलकर इस दल का संविधान बनाएंगे, वही लोग इसके नेता का चुनाव करेंगे, इसकी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, उसकी मदद करने की है ताकि ये व्यवस्था बने।